स्टूडेंट हमारा अभिव्यक्ति क्षमता हो चुका था और सृजनात्मक एवं रचनात्मक क्षमता का विकास रह गया था। तो हमारा सृजनात्मक भी आधा हो गया था। आइए हम यही देखते हैं ना। तो देखिए ये हमारे घटक या तत्व ये हमारे चल रहे थे। तो ये इस टॉपिक में इतने हैं नहीं ज़रूरी, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि सृजनात्मकता के घटक या तत्व कौन से हैं। तो ये हैं प्रभा, ठीक है। इनके बारे में कभी और मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये इतना ज़रूरी नहीं है। हमें विकास देखना है, केवल सृजनात्मक क्षमता का विकास कैसे होता है वो देखना है। ये फिर भी थोड़ा सा नॉलेज आपको होनी चाहिए इसके बारे में। दूसरा है विचारात्मक प्रभाव, तीसरा अभिव्यक्त्यात्मक प्रभाव, साहचर्य प्रभाव, शब्द प्रभाव, विविधता या नमनीयता, ठीक है। ये सारे हैं इसके घटक या तत्व। आगे हम लोग देखते हैं मौलिकता। सॉरी, ये जो दिया हुआ था कि ये इसका प्रभाव पहला घटक था और ये इसके अंतर्गत थे ये सारे, ठीक है। ये इसके 4 पार्ट कर दिए हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा विविधता या नमनीयता, और तीसरा हमारा घटक है मौलिकता, ठीक है। चौथा घटक है हमारा विस्तारण। तो इसके अंदर हम ज़्यादा डीपली नहीं देखेंगे, आगे देखते हैं। ये हमारा शाब्दिक विस्तारण है। आगे है सृजनात्मकता का स्वरूप। क्या होता है स्वरूप, देखते हैं इसमें। ये भी इतना ज़रूरी नहीं है, हमें केवल विकास ही देखना है। सृजनात्मकता जन्मजात अर्जित है। दूसरा है सृजनशीलता तथा बुद्धि। तीसरा सृजनशीलता व अपसारी चिंतन। सृजनशीलता सार्वभौमिक है। सृजनशीलता व शैक्षणिक उपलब्धि, ठीक है। आगे ये है सृजनशील बालक की पहचान या सृजनात्मक बालक की विशेषताएं। ये मैंने आपको बताई थी। आगे ये आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने ये आपको करा दी हैं। ये थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के दिया हुआ है, मैंने शॉर्ट में आपको बताया था। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं, आप लोग देख लीजिए। कभी अगर टाइम बचेगा तो मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोग को नॉलेज होनी चाहिए, बस मैं इसीलिए थोड़ा सा बता रही हूँ। ये है सृजनात्मक बालक की पहचान की आवश्यकता क्यों होती है। ये इसमें दिया हुआ है क्यों होती है। ये बहुत लंबा टॉपिक है और ये सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया कैसे होती है ये हम थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम विकास देखेंगे। चलिए देखते हैं जल्दी से इसमें क्या है कि इसकी प्रक्रिया या प्रोसेस क्या होता है। वॉल्स ने सृजनात्मकता की प्रक्रिया के अंतर्गत 4 स्तर बताए हैं जो निम्न हैं। ये वॉल्स के अनुसार है, उसने 4 स्तर बताए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तथ्य संग्रह एवं तैयारी। तथ्यों को छानबीन करके उन आवश्यक तथ्यों का ग्रहण करना जिनका उपयोग समस्या समाधान के लिए आवश्यक है। दूसरा है परिपक्वता की अवस्था। समस्या से संबंधित आवश्यक तथ्यों को चुनकर एकत्रित तथ्यों के आधार पर चिंतन करके समस्या समाधान के लिए प्रयास किया जाता है। यहाँ विचारों का पुनरीक्षण, पुनर्परीक्षण, विचारों का व्यवस्थापन, पुनः व्यवस्थापन करना है। अंतर्दृष्टि के आधार पर प्रयत्न एवं भूल के आधार पर निर्णय लेना है। इस अवस्था में क्रिया दिखाई नहीं देती, समस्या का समाधान अचेतन रूप से होता है। देखिए, कुछ कराने से पहले मैं पहले आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में ज़्यादा नहीं मैं करा पाती, क्योंकि टाइम कम होता है और फ़ोन भी हैंग हो जाता है। अगर किसी को स्पेशली अगर कुछ पढ़ना हो और थोड़ा डीपली नॉलेज चाहिए तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं उन्हें अलग से भी बता सकती हूँ। तीसरा है सूझ या प्रकाशन की अवस्था। इस अवस्था में अचानक ही विचारक के मन में समस्या का हल सूझ जाता है। अचानक किसी कल्पना का उदय होना सूझ है। यह एकाएक आती है, किसी प्रकार की कोशिश जरूरी नहीं। जैसे
सीवी रमन के अचानक विचार आया कि समुद्र का पानी नीला क्यों होता है, या न्यूटन का उदाहरण पेड़ से नीचे क्यों गिरता है। आगे है विचारों की अभिव्यक्ति। मन में आने वाले नवीन विचारों को शब्दों का रूप देना। एक कलाकार अपनी कल्पना कैनवास में उतारता है, साहित्यकार उसे अपनी रचना में शामिल करता है, जरूरत पड़ती है तो वह अपने विचारों की काट छांट भी करता है। इस प्रकार वह अपनी रचना या कृति को एक नया रूप देता है। इसे सत्यापन की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ समस्या के हल का सत्यापन किया जाता है। कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मक प्रक्रिया के निम्न स्तर बताए हैं, जैसे टॉरेंस है, मायर्स है। इनके अनुसार समस्या के प्रति संवेदनशीलता, ठीक है, प्राप्त सूचनाओं को एक साथ प्रस्तुत करना, समस्या के हलों को खोजना, परिणामों का संप्रेषण करना। और स्टैन के अनुसार है तैयारी, उपकल्पना निर्माण, उपकल्पना परीक्षण और निष्कर्षों को जन सामान्य तक पहुंचाना। तो ये थी हमारी सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया। ये कैसे चलती है ये आपको बताया है। पहले तथ्यों का संग्रह किया जाता है और तैयारी की जाती है, ठीक है। उसके बाद परिपक्वता की अवस्था आती है, फिर सूझ या प्रकाशन, कोई भी विचार हमारे मन में आ रहा है, ठीक है, ये विचारों की अभिव्यक्ति। इस तरह से ये है वॉल्स के अनुसार। उसके बाद टॉरेंस और मायर्स के अनुसार ये मैंने आपको बताया। उसके बाद स्टैन के अनुसार, ठीक है। अब हमारा जो मेन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है सृजनात्मक क्षमता का विकास। तो ये हमारा सबसे जो अभी तक हम करा रहे थे वो आपकी जनरल नॉलेज के लिए था, लेकिन ये जो टॉपिक है ये हमारा सिलेबस में जरूर आएगा, सिलेबस में शामिल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या था। सृजनात्मक बालकों की शिक्षा या सृजनात्मक शक्ति का विकास कैसे किया जाए। सृजनात्मक सभी जानते हैं क्या होता है, क्रिएटिविटी, ठीक है। सृजनात्मकता के शिक्षा में विशेष महत्व है। शिक्षा के द्वारा बालकों की सृजनात्मक शक्तियों का विकास किया जा सकता है, जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है। आधुनिक युग की अधिकांश सफलताओं का श्रेय सृजनात्मकता को दिया जा सकता है। शिक्षा तथा सृजनात्मकता घनिष्ठ रूप से संबंधित है। देखिए, शिक्षा और सृजनात्मकता में घनिष्ठ रूप से संबंध बताया है, क्योंकि शिक्षा ही तो सृजनात्मकता को बढ़ाती है। निसंदेह शिक्षा का कार्य मानव की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ सृजनात्मकता अवश्य होती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में सृजनशीलता को विकसित किया जा सकता है। सृजनात्मकता के विकास के लिए बालक की शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की जानी चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक की विशेष भूमिका है। अतः सृजनात्मक प्रवृत्ति के बालकों को प्रारंभ से ही पहचान कर उनके शिक्षण की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। छात्रों को सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि उन्हें उन्मुक्त वातावरण, उचित सामग्री तथा पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं। अध्यापक अपने छात्रों की सृजनात्मक प्रवृत्ति को करने तथा उनका विकास करने के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस कार्य के लिए अनेक सुझाव दिए हैं, जिनमें प्रमुख सुझाव निम्नवत हैं। देखिए, इसमें जो दिया हुआ है इसमें ये बताया है कि जो शिक्षा है वो जो सृजनात्मकता होती है वो हर व्यक्ति में होती है, हर बालक में होती है, लेकिन किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, और किसी की स्टार्टिंग में ही दिखाई दे जाती है और किसी को शिक्षा के माध्यम से उसे बढ़ाया जाता है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? शिक्षक की। शिक्षक ही तो प्रोत्साहित करता है बालक की सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए या उसे उभारने के लिए। तो बस वही चीज़ यहाँ बताई गई है। और उसके प्रमुख सुझाव क्या दिए हुए हैं देखते हैं। सूचनाएं एकत्रित कराई जाएं। कोई विषय देकर उससे संबंधित सूचनाएं एकत्र करने के लिए कहा जाए। उदाहरण इतिहास, मतलब इतिहास के बारे में जैसे कोई सूचना है वो एकत्र करने के लिए बोला जाए। समस्या समाधान के लिए प्रोत्साहित करना।
विद्यालय में आने वाली समस्याओं के बारे में विद्यार्थियों ने से अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा जाए। समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण छात्र से कराया जाए। इसके लिए विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए, जहां कोई भी विषय देकर छात्रों को उसके पक्ष या विपक्ष दोनों में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। आंकड़ों का वर्गीकरण, विद्यार्थियों से समस्या से संबंधित आंकड़ों का वर्गीकरण करने को कहा जाए। सृजनात्मकता में सहायक कुछ अन्य तत्व, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातें हैं जैसे मौलिकता, लचीलापन, प्रभात्मक विचारधारा, विविध चिंतन, आत्मविश्वास, सतत परिश्रम, उत्सुकता, संवेदनशीलता आदि कुछ ऐसी योग्यताएं हैं जिनके विकास में अध्यापक तथा माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा ये सृजनात्मकता के विकास के लिए आवश्यक भी है। इस योग्यताओं के विकास के लिए निम्न सुझाव सहायक हो सकते हैं। उत्तर देने की स्वतंत्रता, इससे छात्रों में चिंतन शक्ति बढ़ेगी। उन्हें समस्या के समाधान के लिए अधिक से अधिक विचारों का चिंतन करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। आगे है अहम अभिव्यक्ति के उचित अवसर प्रदान करना। अहम अभिव्यक्ति के उचित अवसर प्रदान किए जाएं। यह मेरा काम है, इसे मैंने किया आदि की भावनाएं बच्चों को आत्मसंतुष्टि प्रदान करती हैं। अतः बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वे अनुभव कर सके अमुक सृजन उनके द्वारा ही संपन्न हुआ है। मौलिकता व लचीलेपन को प्रोत्साहन, छात्रों में मौलिकता तथा लचीलेपन को प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे को तैसी नकल करना, रटना, निष्क्रिय भाव से ज्ञान प्राप्त करना आदि सृजनात्मकता में बाधक है। बच्चों में किसी भी रूप में विद्यमान मौलिकता को प्रोत्साहित करना चाहिए। उपरोक्त बातों में नियंत्रण रखना चाहिए। किसी कार्य को करते समय यदि छात्र अपनी विधियों में परिवर्तन चाहे तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। डर व हीन भावना को दूर करना, कई बार डर तथा हीन भावना से मिश्रित झिझक सृजनात्मक अभिव्यक्ति में बाधा डालती है। अक्सर लोगों को कहते सुना है कि मैं इसका अर्थ तो जानता हूँ लेकिन बोलने में डर लगता है। अध्यापक को चाहिए कि वह इस प्रकार के बच्चों को कार्य करने के लिए प्रेरित करे। यदि छात्र किसी एक क्षेत्र में असफल रहता है तो दूसरे क्षेत्र में वह आगे बढ़ सकता है। देखिए बहुत से बच्चों में क्या होता है, डर होता है कि कहीं हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, है ना, तो वो इस डर से वो बोलते नहीं हैं। तो इस भावना को भी दूर करना चाहिए। आगे सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए उचित अवसर प्रदान करना, बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ एवं उचित वातावरण की व्यवस्था करना परमावश्यक है। बच्चे की जिज्ञासा और सहनशीलता को किसी भी तरह दबाना नहीं चाहिए। सृजनशील अभिव्यक्ति के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं, सामाजिक उत्सवों, धार्मिक मेलों, प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना चाहिए। देखिए बच्चों को माहौल दिया जाना चाहिए और जिससे वो उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आए और ऐसे आयोजन करने चाहिए जैसे उत्सव है या पाठ सहगामी क्रियाएं हैं या कोई प्रदर्शनी है जिससे उन्हें बढ़ावा मिले और अच्छा माहौल मिले, जिससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़े। आगे विद्यार्थियों में स्वस्थ आदतों का विकास, श्रमशीलता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास आदि कुछ ऐसे गुण हैं जो सृजनात्मक अभिव्यक्ति में सहायक होते हैं। उन्हें इस बात का अनुभव कराते रहना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ भी रचा है वह अनुपम है। वही बच्चों को मोटिवेट तो करना चाहिए, तभी उन्हें लगेगा कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। सामुदायिक साधनों का प्रयोग, छात्र ज़्यादा से ज़्यादा समुदाय के सृजनात्मक साधनों का प्रयोग कर सके, इसके लिए अध्यापक को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसके लिए अध्यापक को बच्चों को सृजनात्मक कला केंद्र एवं औद्योगिक निर्माण केंद्रों की यात्रा करानी चाहिए। कलाकारों, वैज्ञानिकों व सृजनशील व्यक्तियों को विद्यालय में कभी कभी आमंत्रित करना चाहिए। इससे बच्चों को ज्ञान विस्तार में सहायता मिलेगी। आप लोग की समझ में आ रहा होगा और मैं जल्दी की वजह से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस ये थोड़ा सा कोर्स आगे बढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत पीछे रह गया है। दिवाली की
छुट्टियों के चक्कर में। चलिए देखते हैं आगे। अपना उदाहरण स्वयं पेश करना। यह कथन सत्य है कि अपना उदाहरण सिद्धांत से अच्छा होता है। बच्चे सदैव अनुकरण करते हैं। उदाहरण को परिवर्तन, नवीनता तथा मौलिकता में विश्वास करना चाहिए। उनके शिक्षण तथा व्यवहार में सृजन प्रियता की झलक मिलनी चाहिए, तभी वे बच्चों को सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। देखिए, अपने ऐसे उदाहरण पेश करने चाहिए शिक्षक को बच्चों के सामने कि वो बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाएं और उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं, है ना। चिंतन के अवरोधों को दूर करना। छात्रों को सृजनात्मक चिंतन के अवरोधों जैसे असहानुभूति, व्यवहार, बालकों में व्याप्त अनावश्यक चिंता, ना बदली जाने वाली स्थिर कार्य आदतें, पुराने विचारों, पुराने आदर्शों और वस्तुओं के प्रति दुराग्रह और नवीन के प्रति भय और व्यक्ति की भावना शिक्षकों और अभिभावकों को का बालकों के प्रति निरंकुश एवं तानाशाही दृष्टिकोण आदि से सृजनात्मकता में बाधा पहुंचती है। अतः छात्रों को उन शत्रुओं से दूर रखना चाहिए, तभी उनमें सृजनात्मकता का विकास हो सकेगा। पाठ्यक्रम का उचित आयोजन। सृजनात्मकता के लिए पाठ्यक्रम का उचित आयोजन जरूरी है, क्योंकि पाठ्यक्रम अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। सत्य की खोज की जाती है, वह स्वयं प्रकट नहीं होता। इस दार्शनिक दृष्टिकोण को पाठ्यक्रम के चयन और आयोजन में विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। देखिए, ये जो इसमें कहा है कि सत्य की खोज की जाती है, वह स्वयं प्रकट नहीं होता, तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें इस दृष्टिकोण को ध्यान रखा जाए कि हमें वो तुम्हें खुद नहीं मिलेगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। उनकी चिंतन शक्ति को, सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह की उनका दृष्टिकोण होना चाहिए पाठ्यक्रम में। पाठ्यक्रम काफी लचीला होना चाहिए। उनमें परीक्षा और मूल्यांकन की आवश्यकता से परे हटकर कुछ और पढ़ने, पढ़ाने एवं कार्य की पर्याप्त स्वतंत्रता होनी चाहिए। देखिए, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बालक अपने कुछ विचार भी प्रस्तुत कर सके। ये नहीं कि एक आपने पाठ्यक्रम बना दिया तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उसमें कुछ अपने विचार वो प्रस्तुत कर सकें। पाठ्यक्रम का आयोजन इस प्रकार किया जाए कि उसके द्वारा बालकों में सृजनशीलता में सहायक विभिन्न गुणों जैसे प्रभात्मकता, लचीलापन, मौलिकता, विविध चिंतन, अन्वेषणशीलता और विस्तारीकरण आदि का विकास हो सके। देखिए, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें ये सारे गुण होने जरूरी हैं। आगे है परीक्षा व मूल्यांकन प्रणाली में सुधार। परीक्षा व मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए सृजन संभव नहीं है। इसके लिए स्मृति, एक विधि, चिंतन, घिसे पिटे एक से उत्तर आदि सृजनात्मकता को नष्ट करने वाले तत्वों के स्थान पर परीक्षा प्रणाली उन सभी बातों को समावेश करना चाहिए जिसके द्वारा विद्यार्थियों में सृजनशीलता का विकास हो सके। उदाहरण, नवीन परीक्षा प्रणाली। अधिक बुद्धि की आवश्यकता नहीं। अध्यापक केवल प्रखर बुद्धि वाले छात्रों को सृजनशीलता के लिए प्रेरित न करे, बल्कि प्रत्येक बालक को कुछ ना कुछ सृजनात्मकता के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे तेज हैं पढ़ने में, बुद्धि के तेज हैं, उन्हीं को ज़्यादातर टीचर हर काम कहते हैं और उन्हीं को हाईलाइट करते हैं, उन्हीं की तरफ उनका ध्यान रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को सारे ही बच्चों को लेके चलना चाहिए, और जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि कम है या बुद्धि कम है, ज़्यादा सृजनात्मकता नहीं है, उनको भी उन्हीं की क्षमता के हिसाब से कोई ना कोई कार्य देना चाहिए जिससे वो करके उनमें आत्मविश्वास बढ़ सके कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आगे है सृजनात्मक विकास के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग। इस क्षेत्र में कार्य कर रहे अनुसंधानकर्ताओं ने बालकों में सृजनात्मकता के विकास के लिए जिन विशेष तकनीक एवं विधियों का उपयोग उचित ठहराया, उनमें से मुख्य निम्न है। मस्तिष्क उद्दीलन एक ऐसी तकनीक एवं विधा है जिसके द्वारा किसी समूह विशेष से बिना किसी रोक टोक, आलोचना,
मूल्यांकन या निर्णय की परवाह किए बिना किसी समस्या विशेष के लिए विभिन्न प्रकार के विचारों एवं समाधानों को जल्दी जल्दी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है और फिर विचार विमर्श के बाद उचित हल या समाधान प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग, देखिए मैंने आपको बताया प्रतिमान क्या होते हैं, किसी बड़ी चीज का छोटा रूप, मॉडल, ठीक है, जो हम क्लास के अंदर नहीं ला सकते। कोई बिल्डिंग है या कुछ भी है, वो हम क्लास के अंदर तो ला के नहीं दिखाएंगे, तो उसका छोटा रूप यानी मॉडल, ठीक है, उसे कहते हैं प्रतिमान। और शिक्षण में यूज हो रहा है तो वो शिक्षण प्रतिमान। शिक्षा शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित कुछ विशेष शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग भी बालकों को सृजनशीलता के विकास में पर्याप्त योगदान दे सकता है। उदाहरण, ब्रूनर का संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान संप्रत्ययों को ग्रहण करने के अलावा बालकों को सृजनशील बनाने में भी सहयोग देता है। इसी तरह सचमैन का पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान वैज्ञानिक ढंग से पूछताछ करने के कौशलों को विकसित करने के अतिरिक्त सृजन में सहायक विशेष गुणों को विकसित करने में पर्याप्त सहायता करता है। क्रीड़ा प्रविधि का प्रयोग, क्रीड़ा का मतलब तो जानते ही होंगे, खेल कूद। खेल खेल में ही सृजनात्मकता का विकास करने की दृष्टि से क्रीड़ा तकनीकों का अपना एक विशेष स्थान है। इसमें जो प्रयोग सामग्री काम में लाई जाती है, उस सामग्री द्वारा बालकों को खेल खेल में निर्माण एवं सृजन के बहुमूल्य अवसर प्राप्त होते हैं। भूमिका अदा करना, इस प्रविधि से विद्यार्थी उस अनुभव को प्राप्त करते हैं जिसे वह वास्तविक जीवन में नहीं प्राप्त कर सकता। यह मनोनाटक, सामाजिक नाटक, सृजनात्मक नाटकीयता आदि का रूप ले सकता है। इस प्रक्रिया में खोज, सहसंबंध, तुलना तथा अंतर शामिल है। अभिक्रमित सीखना, अभिक्रमित सीखने की तकनीक बच्चों पर कोई जोर नहीं डालती। लक्षणों को सूचीबद्ध करना, यह रूपात्मक विश्लेषण का सरल रूप है। एक बार सूची बन जाने पर लक्षणों के सुधार के प्रयत्न किए जाते हैं। सिनेटिक्स, यह तकनीक विलियम गार्डन द्वारा विकसित की गई है। यह विधि विभिन्न तत्वों को इकट्ठा करने का प्रयत्न करती है। कल्पना, बच्चों को उनकी कल्पना के विकास के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि कल्पना शक्ति सृजनात्मकता के विकास में सहायता करती है। टॉरेंस ने सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को निम्न सुझाव दिए हैं। कौन कौन से सुझाव दिए हैं आइए देखते हैं। बालकों के प्रश्नों को आदर भाव से देखें। देखिए कुछ बच्चे बहुत सवाल करते हैं तो टीचर की भी खैर गलती नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो उनके जवाब ढंग से नहीं देते और कई बार तो डांट भी देते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा कोई सवाल पूछ रहा है तो उसका जवाब उन्हें संतोषजनक देना चाहिए। असाधारण तथा कल्पनात्मक विचारों के प्रति उदारता दिखाएं। अगर किसी बच्चे ने कोई अपना जो विचार प्रस्तुत किया है तो उसे सुनना चाहिए और उसमें सहानुभूति या उदारता दिखानी चाहिए। बालक, क्योंकि उन्हें कभी भी ऐसे डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए बच्चों को। बालक को दिखाएं कि उसके विचार उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। बालकों को अनुसंधान के अभ्यास हेतु स्वयं मूल्यांकन के अवसर प्रदान करें। स्वयं पहल किए हुए सीखने को प्रोत्साहित करें तथा उसका मूल्यांकन करें। छात्र का इस तरह मूल्यांकन करें जिससे छात्र के अंदर अपने व्यवहार के कारणों तथा परिणामों को देखने की योग्यता में वृद्धि हो जाए। टॉरेंस ने यह लगाया कि सृजनात्मकता का विकास एक गति से नहीं होता, उसकी गति में कई आरोह तथा अवरोह आते हैं। ठीक है, ये टॉरेंस ने कहा है कि सृजनात्मकता का विकास एक गति से नहीं होता, उसकी गति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आरोह तथा अवरोह आते रहते हैं। ये आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में।
ये हमारा ज़रूरी टॉपिक था, ये मैंने आज आपको करा दिया। अब हमारा रह गया रचनात्मक क्षमता का विकास। ये आज हमारा सृजनात्मक क्षमता का विकास हो गया है। इसके बाद हम कल देखेंगे रचनात्मक क्षमता का विकास, और फिर देखते हैं हमें क्या कराना है। हमारा कोर्स बहुत ज़्यादा पिछड़ गया है, इसलिए देखते हैं जितना हो जाएगा। अगर कोई अलग से करना चाहे तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं सिखा पाती हूँ। वीडियो के लिए हमारे ऊपर फाउंडेशन होती है कि हम इतने ही देर का वीडियो बनाएं। लेकिन अगर कोई अलग से पढ़ना चाहे तो जो वो टॉपिक तैयार करना चाहे मैं उसका करा सकती हूँ। लेकिन जो नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।